हेलो एवरीवन। श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है मरीज को दवाई देने में नर्स के उत्तरदायित्व। फंडामेंटल का टॉपिक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट्स। क्या पेशेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिसिन देते टाइम, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में हम आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दवाई देने के लिए नर्स को दवाइयाँ देने के बारे में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त एब्रीवेशंस की जानकारी होनी चाहिए। क्या सबसे पहले नर्स को क्या होनी चाहिए, जो एब्रीवेशंस है उनकी जानकारी होनी चाहिए कि एब्रीवेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्रीवेशंस होता क्या है, संक्षिप्त वो शब्द क्या होते हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने लिखा टैबलेट पीसीएम 500 mg पीडी, तो यहाँ पर जो पीसीएम लिखा है मतलब टैब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टैबलेट हो गया, और पीसीएम का मतलब पैरासीटामोल हो गया, और 500 mg टैबलेट है। बीडी मतलब 2 टाइम्स देनी है आपको। अगर यहाँ पे ओडी लिखा रहता तो ये 1 टाइम हो जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं एब्रीवेशंस। ये शॉर्ट में जो लिखे रहते हैं उनके मीन आपको पता होने चाहिए कि उसके मतलब क्या क्या होते हैं। तो ये जो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, टैब का मतलब टैबलेट हो गया, पीसीएम पैरासीटामोल्स, या कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख देता है टैबलेट की, तो वो संक्षिप्त वर्ड है, एब्रीवेशंस वर्ड है, वो आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो डॉक्टर से कंफर्म करें, और ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वो परफेक्ट मेडिसिन दे सकते हो, उसमें बता सकते हो कि कितने टाइम पे कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो इसी को अगर इंग्लिश में पढ़ें तो नर्स शुड नो द एब्रीवेशंस यूज फॉर गिविंग मेडिसिन। नर्स को नो यानी जानना, ये उपयोग में ली जाने वाली मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एब्रीवेशंस यूज फॉर गिविंग द मेडिसिन, कौन कौन सी एब्रीवेशंस मेडिसिन के लिए यूज की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एब्रीवेशंस क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी है नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट क्या है, दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दिए गए लिखित रिटन ऑर्डर में होना चाहिए। रिटन ऑर्डर जो आदेश में लिखा है रिटन ऑर्डर में होना चाहिए, आदेश पर ही दें। रिटन जो ऑर्डर लिखित में जो ऑर्डर है उसी आदेश पर दी जानी चाहिए। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां या आपातकालीन स्थितियां, इमरजेंसी सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, परंतु तुरंत बिना लिखित आदेश पर भी मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी मेडिसिन जो है वो आपको क्या करना है, जब डॉक्टर आपको ऑर्डर में लिखे तभी वो मेडिसिन देनी चाहिए। अगर कुछ सिर्फ कुछ ही कंडीशंस है, इमरजेंसी कंडीशंस या कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि आपको मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन जो मोस्टली टाइम पे है आपको क्या रिटर्न ऑर्डर में ही लिखी हुई जो मेडिसिन है वही आपको देनी चाहिए। एज ए नर्स आपको वही मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसी बात को अपन इंग्लिश में, मेडिसिन शुड बी गिवन ओनली ऑन द रिटर्न ऑर्डर गिवन बाय द डॉक्टर। जो क्या है, मेडिसिन शुड बी गिवन यानी मेडिसिन सिर्फ तभी देनी चाहिए जब डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा हुआ हो। बट इन सम स्पेशल सरकमटेंसेस, मतलब कुछ स्पेशल परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां और इमरजेंसी सिचुएशंस यानी आपातकालीन स्थितियों में मेडिसिन कैन बी गिव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के आप दे सकते हो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। आई थिंक ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, नर्स को दवा देते समय
दवा के नाम को 3 बार देखकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। नर्स को क्या दवा देते टाइम 3 बार देखकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पहली बार फर्स्ट टाइम, पहली बार दवा को निकालते समय, सेकेंड टाइम दूसरी बार दवा की खुराक तैयार करते समय, तीसरी बार थर्ड टाइम दवा को वापस यथास्थान पर रखते समय। के मरीज को दवा जिसके मिलते जुलते नाम से दूसरी दवा नहीं देने का भय रहता है तो मरीज को क्या सही दवा दी जाएगी। इसमें क्या रहता है कि आपको 3 बार कंफर्मेशन करना है। सबसे पहले जब मेडिसिन निकाल रही है नर्स तो उसके टाइम आपको 3 बार कंफर्मेशन करना है। सबसे पहले कब करना है? पहली बार दवा निकालते समय, दवा को निकालते समय कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको कब करना है? दूसरी बार दवा की खुराक तैयार करते समय, तो तीसरी बार दवा वापस उसी स्थान पर रखते समय। इसी चीज को अपन इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि वाइल गिविंग द मेडिसिन टू द नर्स, जब मेडिसिन क्या करते हैं दवा निकालते हैं, इट शुड बी इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करें बाय सीइंग द मेडिसिन नेम ऑफ द मेडिसिन प्राइस, यानी 3 टाइम। फर्स्ट टाइम कब है? फर्स्ट टाइम वाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन, जब मेडिसिन निकालें, टेकिंग आउट द मेडिसिन। यही पॉइंट मैंने यहाँ बताया था कि पहली बार मेडिसिन को निकालते समय, फर्स्ट टाइम वाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन। सेकेंड टाइम वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, वैन जब प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिसिन को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम। और थर्ड टाइम वाइल पुटिंग द मेडिसिन बैक इन द प्लेस, जब आप वापस उसी बैक प्लेस पे रख रहे हो उसी टाइम आप उसको चेक करना चाहिए। इट गिव द पेशेंट द मेडिसिन, और मेडिसिन पेशेंट को देते समय भी आपको देखना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका राइट्स। दवा देते समय नर्स को दवा देने के 5 राइट्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो while गिविंग द मेडिसिन द नर्स शुड कीप माइंड अबाउट द 5 राइट्स ऑफ गिविंग द मेडिसिन। जो आपको नर्स एज ए नर्स आपको 5 राइट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। परफेक्ट जो 5 राइट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या राइट्स हैं। तो राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। 5 के अलावा 8 राइट्स भी होते हैं तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे कर देते हैं। फर्स्ट राइट है जो है राइट पेशेंट। सबसे पहला जो होता है राइट पेशेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट पेशेंट्स उसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि वही पेशेंट है कि नहीं है। पेशेंट को जाके उसका नाम पूछना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को उसका नाम पूछना है। उसके बाद में आपने जो रिटर्न ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें देखना है, उसकी फाइल में देखना है उसी पेशेंट के ये मेडिसिन लिखी हुई है उसी का नाम है क्या। उसके बाद में उसके बेड नंबर और उसका वार्ड नंबर ये सब कंफर्म करने हैं, तो उससे क्या होगा गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट राइट पेशेंट। सेकंड है राइट डोज, तो जो डोज है वो उसको परफेक्ट लग रही है कि नहीं लग रही है, कितने mg की डोज लिखी है वो डॉक्टर ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे किसी डॉक्टर ने 500 mg लिखी है, 600 mg लिखी है, जितनी भी लिखी है तो आपको डोज वो परफेक्ट डोज उसमें राइट डोज आपको पता होनी चाहिए कितनी डोज देनी है। उसके बाद में थर्ड है राइट रूट। आपको जो मेडिसिन देनी है वो ओरली देनी है, आईवी देनी है, कैसे देनी है वो आपको पता होना चाहिए। ओरली आईवी किस रूट से जो मेडिसिन देनी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ है राइट रूट हो गया, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम। राइट टाइम वो परफेक्ट टाइम पे देनी चाहिए मेडिसिन जो है। कुछ मेडिसिन जैसे होती है बीडी ओडी, बिफोर मील, आफ्टर मील, खाने से पहले, खाने के बाद में, तो कुछ 2 टाइम होती है, कुछ 3 टाइम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग 6 आवर से होती है, कुछ 12 आवर से होती है, कुछ 8 आवर से होती है। तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देनी है।
तो फर्स्ट नर्स ने कौन सी मेडिसिन किस टाइम दी थी वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर ऑर्डर के अच्छे से फॉलो करें, उसके बाद में रिटर्न में लिखें, तो इससे क्या है डोज की परफेक्ट डोज आपको पता हो जाएगी। तो राइट डोज, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट मेथड। और एक चीज एक और रह गया है, राइट डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। राइट डॉक्यूमेंटेशंस, राइट रूट्स वगैरह सब होते हैं, लेकिन एक जो है मेन वो मैं बता देता हूं, इसके अंदर राइट रेस्पॉन्स भी होता है। राइट ड्रग्स, एक मैं भूल गया था, जो है राइट ड्रग्स, पांचवा नंबर है राइट ड्रग्स। राइट रूट को मेथड भी कहते हैं, मेथड, राइट मेथड, राइट मेथड, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ राइट मेथड। तो राइट मेथड। और जो पांचवा था राइट ड्रग्स, जो परफेक्ट राइट ड्रग्स है वही होनी चाहिए। जैसे राइट ड्रग्स जो डॉक्टर ने लिखी है उसको एक बार अच्छे से फॉलो कर लें, उसके बाद में डॉक्टर ऑर्डर को देखें लिखित में क्या कौन सी ड्रग्स लिखी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो डॉक्टर से कंफर्म करें कि वही ड्रग्स है। जैसे कुछ ड्रग्स के शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, जैसे पीसीएम लिख देता है तो वो पैरासीटामोल है, कुछ आइबोप्रोफेन को ऐसे लिख दिया या डाइक्लो ऐसे लिख दिया। तो डॉक्टर मोस्टली जो नेम है वो अच्छे से नहीं लिखते हैं, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपको डॉक्टर को कंफर्म करना है, अगर मेडिसिन समझ में नहीं आई तो वो राइट ड्रग्स वही होनी चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। तो ये 5 राइट्स आपको फॉलो करने चाहिए। और भी राइट्स है, जैसे राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन, राइट रेस्पॉन्स, ये भी राइट्स होते हैं। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट रीजन, राइट रीजन, राइट रीजन, राइट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स और डॉक्यूमेंटेशन भी होता है एक। राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये कुछ होते हैं राइट डोज, राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये 8 होते हैं, 8 भी होते हैं। राइट टू रिफ्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन जो है वो 5 है। तो उसमें से आपको सबसे पहले राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट रूट, राइट टाइम और राइट डोज, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका कभी भी क्या होगा, गलत नहीं होगा, तो क्या होगा मेडिसिन सही जाएगी। के बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है नर्स को दवा देने के लिए दवा की मात्रा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द डोज, वह घोल तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन की सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको डोज का कैलकुलेशन वगैरह आता है तो आप परफेक्ट डोज देंगे, उससे क्या गलती नहीं होगी। जैसे कैलकुलेशन करते हैं, टू गिव द मेडिसिन टू द नर्स, करेक्ट नॉलेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी केप्ट। तो क्या है, कैलकुलेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलेशन के फॉर्मूले वगैरह आने चाहिए। जैसे डोज आ गया तो जैसे पीसीएम 125 mg अगर किसी पेशेंट को देनी है, और आपके पास में जो टेबलेट है वो है, आपके पास में जो टेबलेट है वो 500 mg की टेबलेट है, तो नर्स को पता होना चाहिए जो 500 mg की टेबलेट है तो उसके 4 हिस्से कर देंगे। अगर 4 हिस्से कर देंगे जैसे, तो एक 250 का हो जाएगा, और 4 हिस्से कर देंगे तो ये जो एक हिस्सा होगा वो 125 mg का होगा लगभग। तो 125 mg का होगा, तो वो एक हिस्सा देना है। ऐसे जैसे और भी कैलकुलेशन का अपने आना चाहिए, घोल प्रिपरेशन जो करनी है, घोल कैसे तैयार करना है। जैसे 1 ml में 5 ml है, सॉरी 1 ml में 5 mg है, 1 ml में अगर 5 mg है
5 mg है डोज, तो अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको 10 mg देना है, 10 mg इसको देनी है 2 टाइम्स, तो उसको क्या करना है, 2-2 ml देनी पड़ेगी, है ना। अगर 1 ml में 5 mg है तो 2 ml में कितनी हो जाएगी, 2 ml में 10 mg हो जाएगी, 10 mg डोज लिखी है। अगर वही बोल दे कि उसको 25 mg देनी है, तो 25 mg में कितनी हो जाएगी, 5 ml में 25 mg हो जाएगी। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, प्रिपरेशन आनी चाहिए, कैसे तैयार करनी है। टू गिव मेडिसिन टू द नर्स द करेक्ट नॉलेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज, डोज कैलकुलेशन का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इसके फॉर्मूले होते हैं डिजायर डोज, अवेलेबल डोज इंटू ml करके अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कुछ मेडिसिन जो होती है। तो वो आगे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे उसको डिटेल में। तो इसमें अभी आपको यही पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं डोज की, करेक्ट कैलकुलेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, कैसे डोज को कैलकुलेट करना चाहिए, निकालना चाहिए, ये आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो नर्स, एज ए नर्स आपको क्या करनी चाहिए, कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगी, मेडिसिन देने में कोई भी गलती नहीं होगी। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दवा देते समय मरीज की स्थिति को जांचने के लिए वाइटल साइंस, जैविक चिन्ह, हिंदी में वाइटल साइंस को क्या कहते हैं, जैविक चिन्ह को चेक कर लेना चाहिए। वाइटल साइंस शुड बी चेक फर्स्ट टू चेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाइल गिविंग द मेडिसिन। सबसे पहले क्या, वाइटल साइंस चेक करनी चाहिए। जो कुछ मेडिसिन ऐसी हो जाती हैं जो वाइटल साइंस को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इससे पहले अपन वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई, तो बीपी को कम कर सकती है। तो अब वाइटल साइंस जैसे पता होगा आपको, बीपी वगैरह पता होगी, कुछ फीवर्स की टेबलेट्स है, कुछ टेकिकार्डिया कर सकती है, पल्स को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो ये आपको वाइटल साइंस पता होने चाहिए। वाइटल साइंस का मतलब यहाँ पे है टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, बीपी। तो टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, 98.6 पॉइंट फ़ारेनहाइट। पल्स जो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। रेस्पिरेशन 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट। और बीपी होती है 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये आपको वाइटल साइंस पता होने चाहिए नॉर्मल, और उसको चेक करना आना चाहिए। और परफेक्ट कोई भी मेडिसिन देते हो तो सबसे पहले वाइटल साइंस चेक कर लो, जिससे क्या होगा कि मेडिसिन की कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर कोई जैसे एंटी हाइपरटेंसिव बीपी की मेडिसिन चल रही है, बीपी की कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो अगर पहले से पेशेंट का बीपी, कुछ बीपी की मेडिसिन चल रही है, जैसे एमलो वगैरह चल रही है, एमलो 5 mg, टेल्मा, बहुत सारी मेडिसिन आती है, टेल्मा 40 mg, है ना, एमलो 80, तो ये बहुत सारी मेडिसिन आती है। तो ये मेडिसिन क्या कर सकती है, बीपी को कम कर सकती है। बीपी पहले से पेशेंट का बीपी 100/70 है, और आप अगर मेडिसिन दोगे तो बीपी कम हो जाएगा, तो हाइपो में जा सकता है। तो हाइपोटेंशन में पेशेंट की बीपी क्या, हाइपोटेंशन में जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करनी चाहिए। अगर पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है और फिर भी आप एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन दे रहे हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, किसी दवा को देने से पहले नर्स को उस दवा के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स यानी उपचारात्मक प्रभाव, निषेध और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी को इंग्लिश में, बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन द नर्स शुड गेट इन्फॉर्म अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स, दैट इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन्स, ऑफ दैट मेडिसिन्स। तो नर्स को क्या करना चाहिए, मेडिसिन्स वगैरह का अच्छे से नॉलेज हो जाना चाहिए, क्या थेरापेटिक इफेक्ट वगैरह के बारे में। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जैसे कुछ मेडिसिन्स होती है वो किसी किसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसी है, प्रेग्नेंट जो होती है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, कुछ बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उनको नहीं देनी चाहिए। कुछ ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, उनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सी मेडिसिन के। और कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स,
साइड इफेक्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका ये साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि उपचारात्मक प्रभाव, जैसे पीसीएम, पीसीएम क्या है, एंटीपायरेटिक्स वगैरह मेडिसिन है, डाइक्लो क्या करती है, एनाल्जेसिक्स है। ऐसे आपको थेरापेटिक इफेक्ट भी पता होना चाहिए, जैसे एमलो टेबलेट है वो बीपी को कम करती है। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ उपचार, कुछ तरीके से उपचार कैसे करते हैं उस मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, उपचारात्मक इफेक्ट का पता होना चाहिए, क्या क्या मतलब ये मेडिसिन आपके बॉडी में जाके अफेक्ट करेगी और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट किस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी मेडिसिन होती है, बच्चों को नहीं देनी चाहिए, अडल्ट को नहीं देनी चाहिए, और इस मेडिसिन के थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, उपचारात्मक इफेक्ट क्या है, मतलब ये बॉडी में जाके किस चीज़ को ट्रीट करने वाली है, इसका भी आपको अगर नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा है, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड थेरेपेटिक इफेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कुछ मेडिसिन ऐसी है नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिन्हें देने पर मरीज में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए मरीज को पूछना चाहिए कि उसे दवा की एलर्जी तो नहीं है। दवा देने से पूर्व परीक्षण मात्रा देकर उसे एलर्जी प्रतिक्रिया जांच कर लेनी चाहिए। इसी चीज़ को अपन इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि देयर आर सम मेडिसिन विच व्हेन गिव कैन कॉज एलर्जी इन द पेशेंट्स। To avoid this, the patient should be asked whether he is allergic to these medicines, and before giving the medicines, give a test quantity of the medicines. तो medicines देने से पहले क्या करना चाहिए, एलर्जी को पूछ लेना चाहिए, किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है। उसको अगर एलर्जी है, मतलब उस चीज़ की एलर्जी है, तो क्या कौन सी ड्रग्स की एलर्जी हो सकती है। किसी किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली ड्रग्स की एलर्जी रहती है, जैसे किसी को आइबुप्रोफेन की एलर्जी होती है, किसी को डाइक्लो की एलर्जी हो गई, तो उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी एंटीबायोटिक्स की एलर्जी हो जाती है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, पेशेंट को पूछ लो, तो अच्छा बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है, पेशेंट को कभी कभी पता होता है कि मुझे इस ड्रग से एलर्जी है, क्योंकि उसके फ्यूचर में पास्ट में पहले कभी उसको इस चीज़ से एलर्जी हुई होगी, उससे क्या पता चल जाएगा कि उसे कि इस ड्रग से एलर्जी है, तो वो वापस उस ड्रग से उसे पता रहेगा कि इस ड्रग से मुझे एलर्जी है, तो प्लीज़ ये ड्रग्स ना दे। तो वो हमेशा पूछ लेना चाहिए। नर्स को क्या सबसे पहले पेशेंट को ही पूछ लेना चाहिए कि आपको उस ड्रग से एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से, तो वो बता उसे, अगर वो उसे एलर्जी हुई है तो उसे पता होगा पहले से कि कौन कौन सी ड्रग से उसे एलर्जी है ऑलरेडी, तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में अगर आपको पेशेंट बताता है कि मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है, तो उस ड्रग्स का टेस्ट डोज करना चाहिए। यहाँ इंट्राडर्मल, स्किन के ऊपर इंट्राडर्मल लगा के हम टेस्ट करते हैं और उस पर एक मार्क कर देते हैं, गोला सर्किल जो है ऐसा सर्किल बना देते हैं, वो टेस्ट करते हैं इंट्राडर्मल लगा के, आईडी लगाते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। कोई भी एंटीबायोटिक देने से टेस्ट डोज है वो दे देते हैं, टेस्ट क्वांटिटी डोज जो है वो दे देते हैं। उससे क्या है, कोई भी एलर्जी होगी तो वो उससे पता चल जाएगी, उससे पेशेंट की एलर्जी वगैरह पता चल जाएगी। तो ये करके आपको मेडिसिन देनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मेडिसिन दोगे तो अगर पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो गई, कुछ साइड इफेक्ट हो गया, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, एनाफ्लेटिक शॉक में जा सकता है पेशेंट, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, पेशेंट्स को एलर्जी के बारे में पूछना चाहिए और कोई भी डोज देने से पहले उसकी एलर्जी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे क्या प्रॉब्लम्स ना। नेक्स्ट है कुछ जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ मादक दवाइयाँ जैसे नारकोटिक ड्रग्स है, डॉक्टर के आदेश करने पर वह डॉक्टर के आदेशित मात्रा में ही दी जानी चाहिए। मतलब नारकोटिक ड्रग्स तो आप डायरेक्टली दे ही नहीं सकते हो, तो डॉक्टर ऑर्डर तो हमेशा देना ही है, डॉक्टर ऑर्डर को फॉलो तो करना ही है। उसके बाद में आपको करेक्ट डोज, नारकोटिक डोज को कभी भी एकदम परफेक्ट डोज जो है, जितनी डोज डॉक्टर ने लिखी है उतनी ही मात्रा में देनी है, एक्स्ट्रा डोज नहीं देनी है। अगर पेशेंट भी बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी सी डोज एक्स्ट्रा दे दो, तो वो
उसका नहीं सुनना है। जो डॉक्टर ने बोला है, द सम नार्कोटिक शुड बी गिवन ओनली ऑन द डॉक्टर्स ऑफ द ऑर्डर्स इन द क्वांटिटी ऑर्डर बाय द डॉक्टर्स। जो जितनी क्वांटिटी में लिखी है, जितनी मात्रा में लिखी है, उतनी ही देनी है। जितनी भी, जैसे 50 mg 10 mg कितनी भी हो गई, तो उतनी ही mg में उतनी ही देनी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं देनी है। और कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तभी भी नहीं देनी है। नार्कोटिक्स हमेशा डॉक्टर के आदेश के अकॉर्डिंग ही देते हैं। के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दवा को तैयार करते समय दवा की एक्सपायरी दिनांक, जो एक्सपायरी डेट है उसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि दवा में उसके सामान्य स्वरूप के रंग, गंध और आदि में परिवर्तन हो गया हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो while preparing the medicines, the expiry date of the medicines should be checked. If the medicine has changed the normal appearance, color, smell, then it should not be used. अगर कोई मेडिसिन है उसका अगर कलर चेंज हो रहा है, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, कुछ उसका कलर चेंज हो जाए, उसमें स्मेल आने लग गई है, उसमें बदबू आने लगी है, स्मेल आने लग गई है, कोई भी अलग तरह की स्मेल आने लग गई है, उसके कलर में अगर कुछ चेंजेस आ गए हो, सबसे पहले दवा देते समय उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। एक्सपायरी डेट लिखी रहती है सब मेडिसिन के ऊपर। अगर वो एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो गई है वो मेडिसिन, तो उसका यूज़ नहीं करना है, वो तो अपन यूज़ करते ही नहीं है। और फिर भी अगर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है उसको डाइल्यूट करते टाइम उसका एकदम से अलग ही कलर आ गया हो, या फिर कुछ मेडिसिन साथ में मिलके इंटरेक्शन करके कुछ मेडिसिन के साथ में अगर वो मेडिसिन मिला दी तो वो भी मेडिसिन खराब हो जाती है। कभी कभी एकदम वाइट कलर की मेडिसिन हो जाती है, तो वो उस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर को पूछना है, डॉक्टर को वो दिखाना है कि ये मेडिसिन का ऐसे कलर चेंज हो गया है, वो नॉर्मल है कि नहीं है, या फिर इसमें कुछ स्मेल आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो डॉक्टर से कंफर्म करना है। अगर डॉक्टर बोले तभी यूज़ करना, नहीं तो नहीं यूज़ करना है। उसका यूज पर नहीं कर सकते, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मोस्टली उसका यूज़ नहीं करते हैं ऐसी मेडिसिन का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है तो आपका नेक्स्ट है मेडिसिन। दवाएं देते समय उन्हें संक्रमित होने से बचाने के लिए उन्हें हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। देने के लिए दवाइयों का चार्ट बनाना चाहिए और दवा देने पर उन्हें मेडिसिन चार्ट में लिख देना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको अगर आपने इन्फेक्टेड हैंड से टच किया तो वो मेडिसिन ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हैंड वॉश करना चाहिए, कभी भी मेडिसिन को टच करने से पहले भी हैंड वॉश करना चाहिए। और कुछ मेडिसिन है तो ग्लव्स पहन के भी यूज़ करना चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको सेंसिटिव होती है तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकती है कुछ मेडिसिन, तो ग्लव्स पहन के स्टेराइल तरीके से भी इनको यूज़ करनी चाहिए कुछ मेडिसिन को। तो वो हो गया। तो मतलब स्टेराइल तरीके से, यहाँ हाथ से स्पर्श करने का मतलब यहाँ ये है कि वो स्टेराइल तरीके से टच करना चाहिए, मतलब ऐसे डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए किसी पेशेंट के द्वारा। उसके बाद में मेडिसिन चार्ट बनाना चाहिए। जैसे मेडिसिन चार्ट होता है, एक मेडिसिन चार्ट हो गया, ऐसे मेडिसिन चार्ट की ये मेडिसिन का नेम हो गया, ड्रग्स नेम। तो यहाँ पे टेबलेट PCM, ये डोज कितनी है 500 mg, टाइम BD लिख दिया, मतलब 8 AM और 8 PM ऐसे। और ये लिख सकते हैं आगे अदर कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ है तो वो साइड इफ़ेक्ट वगैरह, ऐसे एक मेडिसिन चार्ट होता है, उसमें डोज टाइम वगैरह आ जाती है। और रूट आ गया है ना, रूट भी लिख सकते हैं आगे, रूट IV या ओरली, जैसे भी आपका रूट लिखा हुआ है ओरली। तो टेबलेट है तो ओरली जाएगा, IV तो नहीं जाएगा। अगर इंजेक्शन लिखा हुआ है तो वो IV जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और एक मेडिसिन चार्ट में बना के आप लिख सकते हो, मेडिसिन चार्ट में मेंशन करना चाहिए ये मेडिसिन दे दी है, ये मेडिसिन आपने जो डॉक्टर ने लिखी है, ये मेडिसिन वो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, वो मेडिसिन हमने दे दी है, तो वो आपको लिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसी को इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। वाइल गिव द मेडिसिन दे शुड बी नॉट टच देम विद द हैंड्स टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड। मेडिसिन चार्ट शुड बी प्रिपेयर, मेडिसिन चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए, मैंने बताया था। मेडिसिन आफ्टर गिविंग द मेडिसिन दे शुड बी मेडिसिन चार्ट, यानी मेडिसिन चार्ट प्रिपेयर वगैरह करना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका, कुछ दवाइयाँ जैसे एनिमा देनी है, सपोजिटरी देना है। ये कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, जैसे कुछ मेडिसिन एनिमा देना है, सपोजिटरी देना है आदि के समय मरीज को प्राइवेसी को बनाए रखना चाहिए। इनके लिए पर्दा लगाकर दरवाजा बंद करके एकांत में, प्राइवेसी ऑफ द मेडिसिन शुड बी मेंटेन while गिविंग द some medicine such as enema, suppository, etc. For this medicine should be given by providing solitude by putting curtains और क्लोजिंग द डोर। इसमें क्या है, कर्टन पर्दा लगाकर या फिर पुटिंग दरवाजा बंद करके पेशेंट्स को देनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि एनिमा, एनिमा क्या होता है, एनिमा बाय रेक्टम, रेक्टम के द्वारा कुछ मेडिसिन दी जाती है, कुछ ऑयली एनिमा दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती है रेक्टम के द्वारा। ये सपोजिटरी होती है, वो भी रेक्टम या वेजाना के द्वारा दी जाती है। रेक्टम के थ्रू दे सकते हैं, वेजाना के थ्रू दे सकते हैं, सपोजिटरी कुछ होती है। तो कुछ जो जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है, उनके लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पर्दा लगाना है, कर्टन लगाना है, या डोर को क्लोज कर देना है, डोर को क्लोज कर देना है। और या फिर आपको क्या है, पेशेंट को प्राइवेसी देंगे तो वो पेशेंट आराम से कंफर्टेबली वो मेडिसिन लेने के लिए रेडी होगा। अगर खुले में ऐसे करेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा और वो प्राइवेसी उसे नहीं मिलेगी और वो मना भी कर सकता है मेडिसिन लेने के लिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसे हो जाती है, सपोजिटरी, एनिमा, एनिमा बहुत सारे होते हैं, क्लीननेस के लिए होते हैं, स्टूल टाइट हो गई, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए। एनिमा की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनिमा क्या होते हैं। सपोजिटरी कुछ पेन किलर मेडिसिन होती है जो बाई रेक्टम दी जाती है, कुछ वेजाइनल टेबलेट भी होती है, वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह में यूज की जाती है जो। तो वो उसके टाइम क्या हमेशा क्या है, फोलिस कैथेटर वगैरह या फिर फोलिस कैथेटर डाल रहे हो तो उस टाइम हमेशा प्राइवेसी देनी चाहिए। पेशेंट को क्या प्राइवेसी और परफेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए, जिससे पेशेंट क्या कंफर्टेबली आपको कोऑपरेट करे और मेडिसिन ले आसानी से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नर्स को चाहिए कि वो मरीज के साथ में पारस्परिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखे, जिससे कि अपनी मरीज विश्वास रखे और दवाएं लेने में परेशानी उत्पन्न ना हो। नर्स शुड maintain a interpersonal relationship with the patient so that patient trusts the nurse and does not create trouble in taking the medicines। तो इससे क्या होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्स और पेशेंट्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे क्या कम्युनिकेशंस अच्छे से हो, उससे बात करने में वो उसके आपके साथ में कोऑपरेट करे पेशेंट अच्छे से। अगर क्या होता है कभी कभी पेशेंट ने ऐसा पूछा, कुछ भी ऐसा पूछ लिया आपसे कि ये मेडिसिन क्यों होती है, तो आपने अगर रूडली रेस्पॉन्स दिया, मुझे क्या पता, मुझे पता नहीं है, क्या जो डॉक्टर ने लिखा है वो दे दिया, ऐसा अगर आप रेस्पॉन्स दोगे तो वो आपके साथ में कोऑपरेट नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से बात करोगे, उसे समझाओगे कि ये मेडिसिन इसके लिए है, ये मेडिसिन इसके लिए देते हैं, तो वो आपके साथ में कोऑपरेट करेगा, मेडिसिन लेने में भी कोऑपरेट करेगा। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से पेशेंट के साथ में मेंटेन रखना चाहिए, उसे पेशेंट को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये मेडिसिन लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रस्ट मेंटेन करना चाहिए। डज नॉट क्रिएट ट्रबल टू टेकिंग मेडिसिन, कभी भी ट्रबल नहीं करना चाहिए मेडिसिन देने के लिए, जिससे क्या होगा, दवाएं लेने में परेशानी उत्पन्न न करे, वो ट्रबल नहीं करेगा, परेशानी नहीं होगी उसे लेने में। उसके बाद में नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा आदेशित समय अनुसार ही देनी चाहिए। जैसे दवा को भोजन से पहले देना है, दवा को बाद में देना है या सोते समय देना है आदि। तो मेडिसिन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टाइम प्रिस्क्राइब्स द डॉक्टर सच medicine should be given according to the time prescribed by the doctor such as before meals, after meals and bed times etc. मतलब कुछ मेडिसिन होती है बिफोर मील दी जाती है, कुछ मेडिसिन होती है आफ्टर मील दी जाती है, तो कुछ एचएस दी जाती है रात को सोते समय, कुछ जैसे पेंटोसिड टैबलेट होती है, पेंटोसिड्स या ओमेज 20 mg 40 mg है ना, ओमेज 20 mg, ये एम्प्टी स्टोमक दी जाने वाली टैबलेट है। तो ये सुबह सुबह खाली पेट देने वाली मेडिसिन है, तो वो डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसी टाइम पे देनी है। कुछ रात को मेडिसिन दी जाती है, कुछ सुबह सुबह दी जाती है, कुछ मील के बाद में दी जाती है, यानी खाने के बाद में दी जाती है, तो खाने के बाद में कुछ मेडिसिन दी जाती है और कुछ खाने से पहले दी जाती है, भोजन के बाद, सोते समय और भोजन से पहले। तो वो डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है, जो से जैसे डॉक्टर ने लिखा है आपको पहले देनी है बाद में देनी है, वो डॉक्टर ने लिखा होगा। कुछ शॉर्ट्स एब्रीवेशन में लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं और कुछ बता देते हैं, और कुछ आपको पता भी होता है कि कुछ मेडिसिन कब देनी होती है, तो उसको अकॉर्डिंग आपको देनी है डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है यदि दवा देने में कोई गलती हो गई हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, उस गलती के बारे में बता देना चाहिए। किसी को घातक स्थिति उत्पन्न होने से पहले मरीज को सही तरीके से उपचारित किया जा सके। यदि दवा देते समय मरीज को कोई एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो तो रिकॉर्ड कर लिख लेना चाहिए, डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। इफ़ एनी मिस्टेक इज मेड इन गिवन द मेडिसिन द डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म अबाउट द मिस्टेक्स। तो क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी आपसे अगर मेडिसिन देते टाइम में मिस्टेक हो गई है, अगर रॉन्ग मेडिसिन चली गई है या रॉन्ग वे से दे दी है आपने, रूट सही नहीं है या करेक्ट डोज नहीं है, एक्स्ट्रा डोज चली गई या कम डोज चली गई है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। जिससे क्या है, तुरंत पेशेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, अगर पेशेंट को कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि उससे डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चीज़ को छिपाएंगे तो पेशेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, बढ़ सकती है, उससे पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी कुछ भी रॉन्ग या कुछ गलत मेडिसिन, नेगलेंस हो गया है, कुछ अलग मेडिसिन, गलत मेडिसिन चली गई है, तो आपको उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे क्या प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और डॉक्टर को आपको बता देना चाहिए कि ये मेडिसिन गलत चली गई है, तो वो उससे क्या है जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा उस मेडिसिन का उसका। फर्स्टली तो आप अगर क्रॉस चेक करके दोगे तो इतनी मिस्टेक होगी नहीं। अगर गलती से हो भी गई, कि सभी नर्स क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं, तो गलती हो सकती है, तो उसके कारण आपको कभी भी डरना नहीं है। उसे आपको डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करना है कि भाई ये मेडिसिन गलत हो गई है, तो डॉक्टर उसका सॉल्यूशन करेगा। अगर कोई एलर्जी हो गई है, कुछ भी ड्रग्स देते हैं उसे एलर्जी हो गई, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हो रहा है, तो अभी तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, उस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए, तुरंत उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे। उसके बाद में जो डॉक्टर ऑर्डर दे उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये क्या ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर फिटल सिचुएशंस। फिटल सिचुएशन में कोई भी घातक सिचुएशन है, कोई घातक स्थिति ना हो, उससे पहले पहले उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दवाएं देने के बाद उन्हें दवा देने के बाद उन्हें उचित स्थान पर वापस रख देना चाहिए। मरीज को यह बता देना चाहिए कि किसी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग में ना करें, अन्यथा इस दवाई के साइड इफेक्ट मरीज में उत्पन्न हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या है, मेडिसिन पेशेंट के पास में ही रखी जाती है, तो पेशेंट के पास में ही रखी जाती है, तो उससे ये बता देना चाहिए कि मेडिसिन की वजह से क्या है, उचित स्थान पर रख देना चाहिए। और मेडिसिन मरीज को ये बता देना चाहिए कि वो
दवा बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। बिना डॉक्टर के आपको कुछ भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ मेडिसिन जो एक्स्ट्रा रहती है या फिर कुछ मेडिसिन है तो उसके पास पेशेंट के पास में है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही उसको लेनी चाहिए। उसे डॉक्टर को भी पेशेंट को भी समझा देना चाहिए। आफ्टर गिविंग द मेडिसिन द शुड बी पुट बैक इन प्रॉपर प्लेस। वो जैसे ही यूज करो मेडिसिन को वापस प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए। द पेशेंट शुड बी टोल्ड दैट ही शुड नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। बिना डॉक्टर की एडवाइस के कुछ भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अदरवाइज द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन में बी राइज ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट में वो क्या है साइड इफेक्ट्स वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, तो ये आज की क्लास थी। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे क्या आने वाली क्लास को आपको पता चल जाएगा। तो श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी फंडामेंटल के सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।